नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से वापस एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है, जिसको लेकर के काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, काफ़ी एकेडमिक वर्ग में उठ रही हैं, एनजीओज में उठ रही हैं और जेन्यून भी है, वो कंसर्न भी जेन्यून है। लेकिन बातें ये दोनों तरफ से हैं कि इसमें जिस तरीके से होगा, जो एजेंडाज चलाए जाते हैं, जिस तरीके से सरकार उनको रोकना चाहती है और जिस तरीके से सरकार इन पे एक शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपको याद होगा, अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन किस तरीके से किसी को फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया था क्योंकि यूके में उनको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। तो बेसिकली सरकार का इस पे जो रुख है, जो जैसा है, वो वाकई में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि एक तरीके से ड्रकोनियन टाइप से भी है। ऐसा भी काफ़ी सारी चर्चाओं में ऐसी बात आई है, लेकिन अब ऐसा है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन ये किस तरीके से, बेसिकली 2016 की बात थी ये, तो उसके बाद से जिस तरीके से ये देखा गया है और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात है, जो कंसिस्टेंसी की बात है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया। इसका जो एनालिसिस है, ट्रेंड है, फ्यूचर में इसके लिए जो दिक्कतें आनी हैं, जो सहूलियतें आनी हैं, चलिए हम उन पर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि जो इसका आधार बनाया गया है फिजिबिलिटी की तरफ, एक तरीके से स्कैनर के अंडर ले आया गया है। और इसमें जो है सरकार इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू एक एनजीओज को, एक सिविल सोसाइटीज को एक तरीके से अपने स्कैनर के नीचे रखना चाहती है। यहाँ से अगर कुछ धुआं उठेगा तो सरकार उसको अनियंत्रित नहीं होने देगी। इसके पीछे अनऑफिशियली तो यही मंशा है। लेकिन इसको आधार जिस तरीके से बताया जा रहा है, हर अच्छे काम को जिस तरह से कहा जाता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ये भी नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन चलिए हम अगली स्लाइड में इसकी पड़ताल करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का रुख क्या है, कैसे इसको देखा जा रहा है। सबसे पहले जो है अमेंडमेंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको एफसीआरए कहा गया है, ये राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया था। और जो उसमें जो ये लॉ ऑब्वियसली बनना ही है, तो जो अपीयर हुआ है एक तरीका ड्रकोनियन रिजीम की तरफ, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, ना सिर्फ ये गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट था, अगर रिसेंट आप याद करें तो किस तरीके से मूवमेंट्स को एक तरीके से फ्यूल दिया जाता था सिविल सोसाइटीज़ के अंदर। हमने भी पार्टिसिपेट किया है, हमने भी बातें देखी हैं, तो अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कभी कभी इसमें कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा और जहाँ से फंडिंग होती है, आप उनके लिए कुछ कह नहीं पाते हैं। तो आप बुरा न माने इसको कोई, लेकिन सभी जानते हैं, कोई कहेगा नहीं इसको दबी जुबान में जो एनजीओ से रिलेटेड हैं, कि पॉवर्टी एक तरीके का इट्स लाइक अ बिजनेस मोर। और ये पूरा इकोनॉमिस्ट में, अगर जो भी इकोनॉमिक्स थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, एक तरीके का ये बिग बिजनेस है। लोगों को गरीब रखने के लिए ही ये बनाया जाता है। मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अर्थशास्त्र के हवाले से कह रहा हूँ कि जो इसका रियल रैशनल है, आप ये देखें जिस तरीके से जो ड्रग्स कंपनीज हैं, जो मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं, वो किस तरीके से, हमारे यहाँ ढेरों स्टडीज़ हैं, अनलिमिटेड इकोनॉमिस्ट की स्टडीज़ हैं, एक तरीके से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, किस तरीके से उनको एनिमल्स की तरह उन पर ड्रग्स टेस्ट किए जाते हैं मेडिकल एड के नाम पे, जिसमें एनजीओ जो होते हैं वो एक तरीके से इग्नाइट करते हैं इस बात को। तो काफ़ी काउंटर है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि एनजीओ की भूमिका है सिविल सोसाइटी में, किसी भी सभ्य समाज के अंदर एक कैटलिस्ट का काम करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि विद पावर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सरकार इस सेक्टर को, इस एक तरीके के, यहाँ पर सरकार किसी भी तरीके का रिबल नहीं चाहती है। जो कुछ हो सरकार के अंडर हो। और ये जो फंड्स का जो फ्लो है, इसकी वजह से पिछली सरकार को बहुत दिक्कतें हुई थी, जो प्रोटेस्ट था उनसे संभाले नहीं संभला, एक तरीके का डिसेंट में वो कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद एक तरीके से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काफ़ी मौक़ों पे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। तो ये सरकार काफ़ी इस समय मामले में अलर्ट है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि जैसे भी हमने रिसेंट माइग्रेंट वर्कर केसेस में देखा, सरकार ने एक तरीके से हाथ खड़े कर लिए थे। मुझे भी याद है रामविलास पासवान जी से जब कहा गया कि आप क्यों नहीं इनको फ्री बांट देते लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने कहा था 46,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे अगर हमने फ्री फूड ग्रेन्स दिए। तो उस समय जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिस तरीके से लोग अपने उन्हें चप्पलें दी हैं, जिस तरीके से वॉलेट से अपने जितने थे वो पैसे दिए गए हैं, कपड़े दिए गए हैं, जो दयनीय स्थिति में थी। अगर एनजीओज नहीं होते उस वक्त, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं होते,
और जिस तरीके से गुरुद्वारा लंगर में जिस तरीके से सोशल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी आगे आई है उस दौरान, वो बहुत बड़ी राहत के तौर पे देखी गई है। वरना वो क्राइसिस जो था वो भयावह क्राइसिस था, जिसको कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद पार्टीशन के बाद सबसे ह्यूज नंबर, और मजे की बात यह है उसमें कि सरकार ने उसे उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि जिस तरह का ट्रेनें देखें उस समय चली हैं, कहाँ के लिए पहुंच कहाँ जा रही हैं। उड़ीसा कैसे पहुंच सकती है कोई ट्रेन अगर वो महाराष्ट्र तरफ से चल रही है, तो पहुंचना उसे यू मतलब इट्स शॉकिंग सरकार। लेकिन वहां पर एनजीओज ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन काम किया है उसकी बहुत सराहना होनी चाहिए जेन्यूनली। लेकिन जो ये एक्ट आया है इसमें जो प्रोविजंस हैं उनका थोड़ा डीपर एनालिसिस होना ही चाहिए। तो इसमें चलिए हम इसको देखते हैं। जिस तरीके से स्पेशली जो है ये फॉरेन फंडेड फर्म्स की तरफ इनकी पैनी नज़र है, वो हर तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से आप ये लगा लें, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जिस तरह का फेसबुक देख लीजिए, सब कुछ आधार है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने उसको पॉलिटिकल ओपिनियंस को शिफ्ट किया जाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, तो ये अगर इनको आप थोड़ा सा इसमें ले लें कि जो पैसे का जो अनियंत्रित फ्लो होता है, क्या ये अपने एजेंडीज पे काम करवाता है, क्या एनजीओ से जो लोग जुड़े होते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, जो पीएचडीज ड्रॉप आउट्स होते हैं, बेसिकली वो क्या इजी टारगेट्स बन रहे हैं इनके लिए। तो इसको देखा जाना चाहिए। बड़े जोश शोर से काम करते हैं। हमने काफ़ी एनजीओज के साथ हमने बात भी हुई है, हमने एक तरीके से उनका देखा है, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छा करते हैं ग्रीफ को। लेकिन वही बात है कि गंदा है पर धंधा है। ये पॉवर्टी को एक बिजनेस की तरह पूरी वर्ल्ड में बना दिया। अफ्रीका का एग्जांपल, मैं उस पर घंटों बातें कर सकता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर इट्स मोर लाइक अ बिजनेस। तो लेकिन यह है कि एनजीओज का रोल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो अमेंडमेंट बिल है ये ऐसे प्रोविजंस दे रहा है, जिस तरीके से आधार नंबर दे रहा है, आधार नंबर मांगे जाएंगे ऑफिस बेरर्स के, उनकी कॉपीज ऑफ पासपोर्ट दी जाएगी। और इनका ये कहना है कि वो तो पहले से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होते हैं हेड्स के, लेकिन ये सबके ना मांगना शुरू कर दें। तो जो जो लोग जुड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्नूपिंग। ये पूरी स्नोडन जो स्कैंडल हुआ था, स्नोगेट, एक तरीके से स्नोडन ने किस तरीके से बताया था कि जो अंकल सैम है वो किस तरीके से इवन प्राइवेट मेल्स चेक करते हैं, जिस तरीके से हिलरी क्लिंटन को डिटेल। तो यानी कि एक तरीके का क्या ये स्नूपिंग में चला जाएगा, सरकार इतना रेगुलेट करेगी क्या वो इसके माध्यम से उनको अपना एजेंडा परस्यू करवाएगी उनसे। जिस तरीके से गोदी मीडिया एक तबका बदल गया है, अब इससे कोई इनकार करे या ना करे मीडिया के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंडा है। जिस तरीके से सुशांत का केस चला, जिस तरीके से जैसे आपको रेस्ट इन पीस, उनको बहुत अच्छे एक्टर थे, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन उनकी मौत को भी एक तरीके से वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। कंगना जी का घर गिरा दिया तो पूरी मीडिया चढ़ पड़ी उस पर, और यहाँ आप हाथरस देख लीजिए, इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। मीडिया कर भी रही है, लेकिन शुरू में जिस तरीके से था, और जिस तरीके से दिल्ली में आप देखिए झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, 47-48 हजार झुग्गियों को उजाड़ने का है, बिना नोटिस इसके बुलडोजर चढ़ा दिए जा रहे हैं। जिस तरह ये हर जगह हो रहा है, जैसे जो एक तरीका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ये उनके राइट्स पर वायलेशन है। तो इसमें एनजीओज बहुत बढ़ चढ़ करके उनकी हेल्प करते हैं, जरूरत के वक्त करते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अब इसको कसा जा चुका है, तो इसमें अब कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। तो एनजीओज अगर ऐसा दे देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से जो प्राइवेट चैट्स हैं, अगर आप देखें, जिस तरीके से ड्रग गैंग में जो दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर, जो ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, इनके जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड के डिटेल्स लीक हो गए, तो क्या ये सब देना ठीक है? नहीं है। इनकी सिक्रेसी, इनकी सुप्रीमेसी, इनकी कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? क्या आपके पास इतने सॉफ्टवेयर हैं, क्या गारंटी है कि हैक नहीं होंगे? तो एनजीओज का एक अपना कंसमेंट है, और इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एक्सपेंसेस को लेके इसमें एक पेंच फंसा है। तो एनजीओज ने ये कहा है कि वो स्ट्रांगली अमेंडमेंट जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को 20% करने की बात कर रहा है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का हो 50%। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे अब ये एनजीओज भी जानते हैं, अंदर से इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ओवर बिलिंग होती है। तो 50% था, सरकार चाहती है 20% पे कर दें, लेकिन ये किस तरीके से होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अब लॉ है तो इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी खेल होता था, और इससे जो होते हैं कि जैसे गरीबों को भी पता होता है कि अगर 100 रुपये कहीं आ रहे हैं तो उन्हें बहुत छोटा हिस्सा दिया जा रहा है, मेजर हिस्सा अब इसका बीच में खेल हो जाता है। तो इस सारे बैकग्राउंड पे ये बिल जो है ये अपनी रेलिवेंस भी रखता है, ड्रकोनियन भी है, बात सही है, लेकिन ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करवाएगा। और जिस तरीके से एक स्कैनर के अंडर में आ जाएंगे तो उससे जो होगी उससे नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे उस पर
किया जाएगा। तो इसमें जो होगा, इसको अगर आप इंस्टीट्यूट करें, जो इसकी फंक्शनिंग है एनजीओ की, कुछ एग्जीक्यूटिव्स की लार्जर, जिस तरीके उनकी लेविश लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से लोग जुड़े होते हैं संगठनों से, जिस तरीके से उनकी अपनी एक तरीके की सिविल सोसाइटी बन जाती है, उनके अपने एजेंडाज बन जाते हैं, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप हमें बुलाएं हम आपको बुलाएं, जिस तरीके से ये सब चलता रहता है। तो इसमें खेल भी काफ़ी होते हैं। तो जो प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना बड़ा खेल नहीं होता है जितना जो करप्शन है वो और ज़्यादा। अब इन लाख लाख करोड़ के करप्शन हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है, डेटा आपके पास है नहीं, अब एनालिसिस करेंगे किस चीज़ का, क्योंकि डेटा बैक डेट से रिवाइज हो जा रहा है जीडीपी का। तो बस समस्याएं बहुत सारी हैं, और उसमें सरकार ने ये वाला काम पकड़ लिया। तो इस समय जब इकोनॉमी जो ये जा रही है, लेकिन बहरहाल अब इसमें किया जा सकता है, मेरी पूरी सहानुभूति है। लेकिन इसमें जैसे फील्ड ट्रैक में उनके एक्सपेंसेस होते भी हैं जेन्यून, उनको आउटरे पे करना होता है, उनको सैलरीज देनी होती है, उनके वॉलंटियर्स को देना होता है, एक लाइफस्टाइल तो होता ही है जिस तरीके से उनका एक बेसिक नीड्स के लिए। और उनका काम मुश्किल है, ऐसी ऐसी टेरिटरी में जाती है जहाँ सरकार पहुंचती नहीं है, पहुंचती है तो उसकी रीच बहुत कम होती है, उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये देश जो है जिस तरह से पॉवर्टी रैम्पेंट है, यहाँ पर सरकार के बस, सरकार तो वैसे भी एक तरीके से सब कुछ पीपीपी मोड में डाल के जिम्मेदारियों से हटने की कोशिश में है। तो वहाँ अगर हम एनजीओ को इस तरीके से कस देंगे, तो कहीं वो ज़्यादा कस दिया तो कहीं नट स्क्रू ढीला हो गया, फ्री हो गया, तो समस्या जो होगी उसका जो एक ही भुक्तभोगी होंगे वो पॉवर्टी है, वो पुअर लोग होंगे, उन्हीं का। तो वॉलंटरी एक्शन, इसमें मैं एक बात आपसे कहता चलूँ, नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है, वानी की जो इनसाइट्स है, वानी जो है ये एक तरीके का वॉलंटियर एक्शन नेटवर्क इंडिया है, इसको वानी कहा जाता है शॉर्ट में। इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया था कि जो स्टिपुलेशन है, जिस तरीके से कोलैबोरेशन विद इन एनजीओ कम्युनिटी जो होगा, तो जिस तरीके से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत मेहनत का काम करती हैं, ग्रास रूट्स पे करती हैं, लेकिन वो लैक करती हैं कि किस तरीके से उन पे सोर्स आ जाए फॉरेन फंडिंग का। तो उसको तो कम से कम एग्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो प्रोस्क्राइबिंग जो इनडायरेक्ट फंडिंग होती है, किस तरीके से ग्रांट दी जाती है और फिर फंडिंग के अंदर फंडिंग हो जाती है, तो उसमें खेल होना ही होना है। तो ये बिग प्लेयर्स की जो एक तरीके से लेविश लाइफ स्टाइल और जिस तरीके से अंडर द टेबल जो हुआ है, उसके लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन इसके दायरे में जो है, रडार में जो है वो सब आ जाएंगे। तो अगर हम इन सबको टोटलिटी में लें, तो इस चैलेंज के साथ आपको डील करना ही होगा। तो इसके साथ जो फ्यूचर में होगा, मतलब देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो एनजीओज हैं वो दुनिया के लार्जेस्ट हैं, लेकिन अमॉर्फस और ओपेक भी हैं साथ में। तो अगर इन सब बातों को अगर हम एक साथ ले लें, तो अमेंडमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को इनहेरिटली फ्लॉड अप्रोच देते हैं इस वॉलंटरी सेक्टर के अंदर। इसमें कोई दो व्यूज नहीं है, इवन ये सरकार को भी अंदर खाने पता है। तो जो ओवरऑल अप्रोच है जो इसकी, वो इंपॉर्टेंस अज्यूम कर लेती है, जिस तरीके से गिल्टी अनलेस प्रूवन अदरवाइज, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एनजीओ पे डाल दी है, यानी कि यू विल बी गिल्टी अनलेस यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज। तो अब एनजीओ जो है वो अपना काम करें, या इन्हीं में लगे रहें, या कागज बनाते रहें। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि इरादा अच्छा है, सरकार ने इसको अगर सही नीयत से किया तो इससे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर बदले की कार्रवाई के तहत किया गया, जैसे आजकल बड़ा कॉमन है कि अब जरा से ट्वीट पे एनएसए लग जाता है, तो ये सारी बातें वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो अबोर्टेड ऑर्डर थे 2016 के, जिसमें एनजीओ के ऑफिस बीयरर्स थे, उनको कंपलसरी डिक्लेयर करना होता था उनकी एसेट को केस ऑफ पॉइंट। तो 2016 में ये बात जब आ गई थी, तो जो थाउजेंड्स होते हैं, उसके बावजूद वो स्कॉट फ्री जाते थे और वो मिसयूज करते थे डोनेशंस को, और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। ये मैं कहना नहीं चाहता था, पर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है बड़े पैमाने पे। तो 2016 में इसमें तब्दीली आई थी। तो जिस तरीके की इंपॉर्टेंस है सिविल सोसाइटी की, तो जेज जो है जिस तरीके से, तो एक तरीका पूरी दुनिया में एक तरीके का अनरेस्ट है, सिविल सोसाइटीज को कसा भी जा रहा है, पूरी दुनिया में कसा जा रहा है, सरकारें सुनती नहीं है, और जिस तरीके से क्रश करने पर उतर जाती हैं, उससे एक चिंतन होता है। लेकिन इनका जो नेटवर्क होता है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसमें आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इनकी फंडिंग को लेके अलग से उसमें ओपेक और एमॉर्फस ही रही है। तो जो डिस्क्लोजर्स हैं, फाइनल इनकम एक्सपेंडिचर्स हैं, वेबसाइट में जो अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, तो वो पहले से ही हैं। काफ़ी एनजीओज ने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके आगे कैसे चलता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।